द बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी का भी बुनियादी ढांचा, किसी भी चीज का। जैसे लेट्स से दिस बिल्डिंग, ठीक है। टेल मी समथिंग कि ये बिल्डिंग लेट्स से बन रही है, मैंने इसका सेकंड फ्लोर परचेज कर लिया। मैंने कहा कि आई वांट कि मेरे फ्लोर के अंदर रूफ ना हो, मुझे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, ऊपर से सीधा आसमान से नीचे मेरे फ्लोर पे सनलाइट आए, रूफ नहीं चाहिए मुझे। क्या पॉसिबल है फ्लोर बनाना जिसमें रूफ ही ना हो? और ये मिड फ्लोर है, इसके ऊपर भी फ्लोर्स हैं। इज इट पॉसिबल? अच्छा, पॉसिबल नहीं है तो फ्लोर ना हो, मैं सीढ़ियां नहीं उतर सकती, आई हैव प्रॉब्लम इन माय नीज, मैं डायरेक्ट सीधा यहाँ से कूदना चाहती हूँ फर्स्ट फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पे। क्या बिना फ्लोर के, बिना जमीन के मेरा फ्लोर बन सकता है? नहीं बन सकता। अच्छा, इफ आई से कि आई वांट कि ये पिलर से ना बड़ा लुक खराब हो जाता है पूरे फ्लोर का, तो मेरी बिल्डिंग में कोई पिलर मत लगाओ। आप एटलीस्ट मेरे फ्लोर पे पिलर मत बनाओ, आप नीचे पिलर बना लो, ऊपर बना लो, मेरे फ्लोर पे पिलर ना हो। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग दिस वे? बिना पिलर के बना सकते हैं बिल्डिंग? नहीं बना सकते। अच्छा, कहना है सही कि मुझे मेरी बिल्डिंग के अंदर 4 रूम्स चाहिए, 2 वॉशरूम चाहिए और एक सिटिंग एरिया चाहिए मेरे फ्लोर के अंदर, मतलब कैन आई से दिस? ओके। मुझे मेरे फ्लोर में जो रूम्स है उसमें ऑरेंज पेंट चाहिए, नियॉन ऑरेंज ब्राइट। I can do that. So there are some things which I can change about my building, but there are some things that I can't. तो जो चीजें मैं चेंज नहीं कर सकती वो कैसी हैं? मेरे बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर है कि अगर मैंने इसे चेंज करा तो मेरी पूरी बिल्डिंग ही नहीं बन पाएगी, बिल्डिंग ही पूरी टूट जाएगी, तबाह हो जाएगी मेरी बिल्डिंग। इसके बिना बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है ही नहीं, राइट। और जो चीजें मैं चेंज कर सकती हूँ वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। वो कभी भी चेंज कर लो, आज ऑरेंज है पेंट कर पिंक हो जाएगा, परसों ग्रीन हो जाएगा, परसों पर्पल हो जाएगा, एंड सो ऑन। कभी भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं कहूंगी एक पिलर ही लगाओ, 6 मत बनाओ, अच्छा आप जो है सिर्फ 2 वॉल्स बनाओ रूम के अंदर, बाकी 2 मत बनाओ, रूफ मत बनाओ, फ्लोर मत बनाओ, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट से दिस। तो ये सारी चीजें क्या है? आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इस बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ढांचा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें जो मैं चेंज कर सकती हूँ, बट कुछ चीजें हैं जो चेंज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है मुझे, ठीक है। दीज थिंग्स आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई है फ्रॉम द केशवानंदा भारती केस। एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का ये बड़ा ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है, केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में आज तक की लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, 13 जजेस एक साथ इस केस के अंदर बैठे थे। आज तक कभी किसी केस में 13 जजेस एक साथ नहीं बैठे हैं। तो 13 जजेस की बेंच बैठी थी, और ये केस आज तक का लॉन्गेस्ट रनिंग केस भी है। एज इन की लगातार आज भी चला वो केस, फिर कल भी उसकी हियरिंग है, परसों भी है, अगले दिन भी है, अगले दिन भी है। तो एक साथ लॉन्गेस्ट रनिंग केस भी केशवानंदा भारती केस है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केशवानंदा भारती केस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर केशवानंदा भारती केस को निकाल दे कॉन्स्टिट्यूशन से तो इतनी मोटी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब इतनी सी रह जाएगी, 4 पन्नों की, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी अलग अलग चीजों को बोला कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेट अस रिविजिट कि किन किन चीज को बोला। सबसे पहले इस केस ने कहा कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, की कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। आपके प्रधानमंत्री, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, आपके कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कोई भी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है, सबको गवर्न कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको बता रहा है कि आपको काम कैसे करना है। दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशन, वो है सुप्रीम।
तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मैं कल को लॉ बना के ये नहीं कह सकती कि आज से हमारे जो पीएम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर है, उन पे अप्लाई नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये चीज नहीं कह सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। मेरे इंडिया की यूनिटी, एकता, अखंडता, इंडिया की संप्रभुता, सोवरेनिटी, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कल को मैं लॉ बना के ये नहीं कह सकती कि यूनियन ऑफ इंडिया को अगर कोई भी लॉ बनाना है तो पहले उन्हें यूएस से परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे मैंने क्या करा, सोवरेनिटी छीन ली इंडिया की। मैं लॉ बना के ये नहीं कह सकती कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो रोए जा रहा है एक पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, उसको दे दो ये पार्ट, अलग करो, क्या वॉर करना है इसके पीछे, अलग कर दो इसको। मैं नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि ये इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को थ्रेटन कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। इंडिया की यूनिटी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको हटा रहा है। ठीक है, बहुत सारे आपने ऐसे सुने होंगे चीजें, जैसे आपके खालिस्तानी जो है वो कह रहे हैं कि हमारा ये अलग ही कंट्री हमें बनाना है, कश्मीर के लिए वॉर चल रही है बहुत टाइम से, बहुत ऐसे अलग अलग रीजन्स में अनरेस्ट होता है, बट we are not allowed to separate these portions from the country, from our country, from India, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। I cannot delete any portion which is part of the Union of India। जो एक बार इंडिया का पार्ट बन गया, यूनियन में जुड़ गया, मैं उसे अलग नहीं कर सकती। ये बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको अगर हटा दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लिखो, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी की बहुत ही सिंपल एक डेफिनेशन हमने सुनी है 8th क्लास की पॉल साइंस की बुक में था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों द्वारा, लोगों की ही सरकार, लोगों पर ही शासन करने के लिए हम में से ही कुछ बंदे उठे हैं, हम में से ही, ठीक है, कुछ बंदे उठे जिन्होंने कहा कि हम आप सबके रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर आपके ऊपर रूल करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट होके बन रहा है, लोग उसे इलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पीएम का बेटा ही पीएम बनेगा, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनता था, ऐसा नहीं है। जो हेड ऑफ द स्टेट है उसे मैं इलेक्ट करके लेकर आ रही हूँ, उसे मैं चूज करके लेकर आ रही हूँ, पॉपुलर सोवरेनिटी से लेकर आ रही हूँ। तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मैं कल को लॉ बना के नहीं कह सकती कि सॉरी वी आर गोइंग टू बी अ डिक्टेटरशिप, नो, नाउ वी आर गोइंग टू बी अ मोनार्की, वापस लाओ राजा रानी वाला रूल, या वी आर गोइंग टू बी अ थियोक्रेसी, भगवान रूल करेंगे अब इंडिया के ऊपर। नहीं, इंडिया डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये चीज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मैं कोई लॉ बना के भी इसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। मैंने पावर जो कि सेंटर यूनियन के पास थी उसको लिया और उसको तोड़ के बांट दिया। मैंने यूनियन से पावर लेके बांट दी स्टेट को, फिर वो पावर आगे फर्दर डिवाइड कर दी मैंने लोकल गवर्नमेंट को, पंचायत को, म्युनिसिपैलिटीज को एंड सो ऑन। तो पावर को मैं लेती गई और उसको डिवाइड करती गई करती गई करती गई, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म। हम लोग फेडरलिज्म पर डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कंट्री। तो सेक्युलरिज्म क्या है मेरा? सेक्युलरिज्म भी मेरा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लो इसको। सेक्युलरिज्म कह रहा है कि स्टेट के काम में रिलीजन कभी कोई फैक्टर नहीं होगा। स्टेट के काम में, स्टेट अगर कुछ भी काम कर रहा है तो उसमें रिलीजन कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, एज इन की अगर स्टेट कह रहा है कि मैं जॉब अपॉर्चुनिटी ये दे रहा हूं, ये 12 पोस्ट निकली हुई है पर ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, नहीं चलेगा।
स्टेट के काम में रिलीजन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं मिड डे मील स्कीम दे रही हूँ, एज द स्टेट में मिड डे मील स्कीम दे रही हूँ, पर सिर्फ क्रिश्चियन बच्चों को, बाकियों के लिए नहीं है ये। और मैं गवर्नमेंट होके ये बोल रही हूँ, नहीं चलेगा। स्टेट के काम में रिलीजन फैक्टर नहीं हो सकता। हम लोग घर बनाने के लिए लोन देंगे आपको, पर सिर्फ देंगे मुस्लिम्स को। स्टेट के काम में रिलीजन फैक्टर नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है। सेक्युलरिज्म, इसका मतलब है स्टेट का अपना कोई रिलीजन भी नहीं है, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। और अगर मेरा कोई रिलीजन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी रिलीजियस सिंबल देखा तो अरे तोड़ दो, हटा दो, खराब कर दो, नहीं। इसका मतलब है कि मैं हर एक रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट करूंगी। मेरी नजरों में हर एक रिलीजन एक समान है, मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। दिस इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मैं चाह के भी इसको हटा नहीं सकती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं कल को लॉ बना के नहीं कह सकती कि इंडिया का अब से एक धर्म होगा, लेट्स से बुद्धिस्ट धर्म है इंडिया का, अब से इंडिया कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री कहलाएगी, नहीं कह सकती मैं, बिकॉज सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर भी आपका अभी हमने डिस्कस करा था, क्या कह रहा है कि किसी भी एक पर्सन को किसी भी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का जो कोर फंक्शन है वो एक से ज्यादा ऑर्गन का नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा कि जब हर कोई अपना अपना कोर फंक्शन कर रहा है, जज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं, मिनिस्टर्स लॉ बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव विंग जो हमारा पुलिस है जैसे वो एग्जीक्यूट कर रही है लॉज को, तो जब हर कोई अपना कोर फंक्शन करेगा, दूसरे ऑर्गन का कोर फंक्शन नहीं करेगा, तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनेगा। जहां जज ने लॉ बनाने की कोशिश करी वहीं पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आके बोलेंगे यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट। जहां पे लेजिस्लेचर ने कहा थोड़ा लॉ एग्जीक्यूट मैं करूंगा, तो जज और आपके एग्जीक्यूटिव विंग आके कहेंगे यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट। तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनेगा कि जहां जिसने भी अपनी पावर ओवरस्टेप करी, दूसरा आगे उसको वापस खींच लेगा उसकी बाउंड्री में। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट राइट डाउन इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम या फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर। आप लॉ बना के इंडिविजुअल राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं निकाल सकते, नहीं हटा सकते। ठीक है, तो इंडिविजुअल फ्रीडम, तो ये भी क्या है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद लिखो, नेक्स्ट है हमारे पास रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो कह रहा है लॉ का रूल होगा, लॉ के हिसाब से गवर्नेंस होगी, लॉ की मनमर्जी चलेगी, और भी किसी इंडिविजुअल की कोई मन की नहीं चलेगी। रूल्स ऑफ विम्स एंड फैंसी नहीं होगा, आर्बिट्ररी रूल नहीं होगा कि कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, ये नहीं होगा। लॉ के हिसाब से ही काम होगा, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट लिखो जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की भी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। जुडिशियल रिव्यू यानी जुडिशरी का रिव्यू। जुडिशरी रिव्यू करेगी किसी भी लॉ को, अगर वो लॉ लोगों के फंडामेंटल राइट को नेगेट कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो वो लॉ को मैं हटा दूंगी। और अगर वो लॉ वॉयलेट नहीं कर रहा लोगों के फंडामेंटल राइट को, तो इट कैन कंटिन्यू। तो जुडिशरी की ये पावर लॉ को रिव्यू करने की, ये कहलाती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कि आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि बोल रहा है कि जो आपका ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है आपका, इसे भी मैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानती हूँ। तो मैं इसे चेंज करके कल को ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखेंगे। नो, दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट रिमूव इट, यू कैन नॉट ऑल्टर इट, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रूल ऑफ इक्वालिटी। रूल ऑफ इक्वालिटी भी कह रहा है
कि अगेन लॉ की नजरों में हर कोई एक समान है, हर किसी को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है, इसे चेंज करना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट लिखो, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ना, तो सबसे पहले ये समझो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी क्या है आपके। What are fundamental rights and DPSP? We need to understand that before we understand what is harmony between the two. So fundamental rights मेरे basic rights हैं जो मुझे मिले हुए हैं, right to equality, freedom of speech and expression, freedom of any profession, trade, business, आपका right of religion, ये सारे क्या हैं मेरे fundamental rights हैं, right to life and personal liberty, fundamental rights हैं, ठीक है। These are enforceable. अगर स्टेट मेरे राइट टू एफ इक्वालिटी को वॉलेट कर रही है तो मैं कोर्ट में जाके बोल सकती हूँ कि आप स्टेट को रोको ये करने से, एनफोर्सिएबल है ये राइट्स। देन वी हैव डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट को मैंने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाओ, जैसे आपके पास जो भी पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको यूटिलाइज करके इन टॉपिक्स पे लॉ बनाओ। जैसे मैटरनिटी रिलीफ पे लॉ बनाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए लॉ बनाओ, आप एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए लॉ बनाओ, एनवायरमेंट के लिए लॉ बनाओ, लिविंग वेज के लिए लॉ बनाओ, लीगल एड देने के लिए लॉ बनाओ। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप लॉ बनाइए, आपके पास जितना पैसा है सरकार के पास उसके हिसाब से लॉ बनाइए, राइट। तो डीपीएसपीज आर नॉट इन्फोर्सिएबल। मैं कल को सरकार के पास जाके ये नहीं कह सकती कि आपने बोला था लिविंग वेज पे लॉ बनाने के लिए, ये बना नहीं रहे। मैं ये नहीं कह सकती जज के पास जाकर, कोर्ट में जाकर, क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। ये सिर्फ डायरेक्टिव्स हैं कि इन टॉपिक्स पे आपको लॉ बनाने चाहिए। नाउ लेट्स से कि डायरेक्टिव को फॉलो करते हुए हमने एक स्कूल बनाने की सोची, या लेट्स से एक हॉस्पिटल बनाने की सोची, जहां पे हम जो है एकदम स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी बनाएंगे, लाखों लोगों का इससे भला होगा, ये हॉस्पिटल बनने से फ्री में मेडिकेशन मिलेगी यहाँ। अब वो हॉस्पिटल बन रहा है, पर मैंने कहा कि हॉस्पिटल जो बन रहा है उससे आवाज बहुत हो रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा राइट टू क्लीन एयर है। अब ये बिल्डिंग अगर बनेगी तो मेरा राइट ऑफ क्लीन एयर, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है, वो वॉयलेट हो रहा है। तो आप ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन रोक दो। अब क्या ज्यादा जरूरी है कि ये हॉस्पिटल बने जिससे लाखों लोगों का भला हो, या एक आदमी को राइट ऑफ क्लीन एयर उसका मिल जाए, क्या ज्यादा जरूरी है? हॉस्पिटल बनाना जिससे लाखों लोगों का भला हो। पर डीपीएस पे इन्फोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट है। तो ये क्लैशेस बहुत आ रहे थे। डीपीएसपी बनाने के पीछे का पर्पस ही है कि मैं एक वेलफेयर स्टेट बना सकूं, मैं लोगों का भला कर सकूं, स्टेट के अंदर लोग जो हैं उनका मैं जितना हो सके, मेरे पास जितना है उतना मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो डीपीएसपी बनाने का पर्पस है, ये फंडामेंटल राइट का पर्पस था कि लोगों के राइट्स उन्हें मिल सके, बेसिक राइट्स उनके पास हो, स्टेट अपनी पावर अब्यूज ना करे, उनको अब्यूज ना करे। तो अगर दोनों में ही क्लैश होते रहेंगे तो मैं कोई भी लॉ नहीं बना पाऊंगी, कोई भी टीपीएसपी मैं इन्फोर्स नहीं कर पाऊंगी। हर जगह लोग बोलते रहेंगे मेरा राइट क्लैश हो रहा है, मेरा राइट क्लैश हो रहा है। मैंने उत्तराखंड में यूसीसी बनाया, अब हर कोई अगर आ जाए कि नहीं आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से मेरा राइट ऑफ रिलीजन वॉयलेट हो रहा है, तो ये आपको अलाउड नहीं है करना, तो मैं डीपीएसपी बनाऊंगी, उस पर लॉ बनाऊंगी कैसे, इन्फोर्स कैसे करूंगी मैं उन्हें? तो इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है डीपीएसपी के, ना डीपीएसपी ऊपर है फंडामेंटल राइट के, दोनों साथ मिलके चलेंगे, दोनों में हार्मनी होनी चाहिए। कि मैं ऐसे काम करूं कि डीपीएसपी के अंदर का लॉ भी बन जाए और लोगों के राइट्स भी वॉलेट ना हो, मैक्सिमम लोग खुश हो सके, उसके लिए मुझे हार्मनी चाहिए दोनों के बीच में, डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल राइट में भी। that is part of my basic structure now. I cannot change this, I cannot make a law to remove this, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपके इलेक्शन फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, इलेक्शंस के अंदर धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शंस के अंदर धांधलेबाजी कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ आई से कि आप जिस भी पार्टी को चाहो वोट कर सकते हो, एक ही पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है इलेक्शन में, कर लो, जिसको भी वोट देना उसको कर लो, और नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है बाय द वे, क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? क्या आपके पास एक्चुअली कोई चॉइस है?
नहीं। तो फ्री एंड फेयर नहीं लग रहे। अच्छा मैंने कहा कि 10 पॉलिटिकल पार्टी है, आप किसी को भी वोट डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, पर इन 9 को डाला तो गोली मार दूंगी। क्या अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? अभी भी नहीं है। चलो मैंने कहा कि 10 पॉलिटिकल पार्टी, किसी को भी वोट डाल सकते हो, मैं गोली भी नहीं मारूंगी, आप किसी को भी डालो वोट, पर आप जिसको भी वोट डालोगे डजेंट मैटर, वोट तो एक ही पार्टी को जाएगा। कोई भी बटन दबाओ वोट इसी पार्टी को जाएगा। क्या अब फ्री एंड फेयर है इलेक्शन? अच्छा अभी भी नहीं है। मैंने कहा कि आप किसी को भी वोट डाल सकते हो, पर एंड में डजेंट मैटर किसको मेजोरिटी वोट मिले, मेरा जिसका मन करेगा उसको मैं विनर घोषित कर दूंगी। क्या अब फ्री एंड फेयर है इलेक्शन? नहीं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी है पॉपुलर सोवरेनिटी के लिए, विच इज अ टेनेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, विच इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बेस हिल जाएगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हिल जाएगा। तो इसे रिमूव करना मुझे अलाउड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32। Power of Supreme Court of India under Article 32. 142 and High Court की power under Article 226। ठीक है। आर्टिकल 32 में है रिट जुरिसडिक्शन। रिट होती है आपकी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है, आपको कहा ये काम करो। आपने किसी को इलीगली डिटेन करके रखा हुआ, बंद करके रखा हुआ है, जेल में 10 दिन से बंदा बंद है और कुछ पता खबर ही नहीं है किसी को कि पुलिस ने क्यों बंद कर रखा है, कोर्ट भी नहीं ले जा रहे उसे, तो ये इलीगल डिटेंशन है। 24 घंटे से ऊपर आपको जेल में बंद करके नहीं रख सकते, मैजिस्ट्रेट के पास आपको 24 घंटे के अंदर लेकर जाना ही है, अदरवाइज आपका इलीगल डिटेंशन हुआ है। तो मैं रिट फाइल करती हूँ हेबियस कॉर्पस की, ब्रिंग फोर्थ द बॉडी, जिसको डिटेन कर रखा है इलीगली मेरे आगे लेकर आओ। ठीक है। आप कुछ गलत काम करने वाले हो, लोअर कोर्ट कोई गलत काम करने वाला, अपनी पावर एक्सीड करने वाला है, तो मैं प्रोहिबिटरी रिट लगा दूंगी, प्रोहिबिशन, रुको तुम्हें ये काम करना अलाउड नहीं है। आपकी ड्यूटी है एज अ पुलिस ऑफिसर, आपको एफआईआर फाइल करनी है। मैं एफआईआर लिखवाने हैं, आप कह रहे हो नहीं नहीं मूड नहीं, अभी बाद में आना, अभी अभी चावल और लस्सी पी ली है तो अभी नींद आ रही है, बाद में आओ, 1 घंटे बाद आओ। तो आपकी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी जो आप नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे आपकी ड्यूटी करवा सकती हूँ मैंडेमस की रिट लगा के, कि आप कैसे अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे हो एज अ पब्लिक सर्वेंट, कैसे अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे हो। ऐसे ही मान लो कोई चौथी फेल बंदा डीयू में लॉ डिपार्टमेंट का हेड बन गया, लॉ डिपार्टमेंट का हेड और चौथी फेल, लॉ भी नहीं करी उसने, लॉ छोड़ो 10वीं पास नहीं कर रखी, 10वीं छोड़ो 8वीं पास नहीं कर रखी, चौथी फेल बंदा कैसे बन गया लॉ डिपार्टमेंट का हेड, वो भी डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैसे बन गया ये हेड। तो मैं बोलूंगी बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू सिटिंग हियर, क्यों वारंटो, किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में बैठे हो तुम, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, कैसे आए हो यहाँ पर, कुछ झोल करके ही आए हो, लीगल चैनल से तो नहीं आए। तो मैं पूछ सकती हूँ तुमसे कि तुम किस अथॉरिटी से यहाँ हो। तो ये रिट्स होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो आपके फंडामेंटल राइट के वॉलेशन होने पर रिट पास कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास पावर है फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो चाहे आपके लीगल राइट का वॉलेशन हो, वो रिट पास कर सकता है 226 के अंदर। फिर आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। मान लो कोई टॉपिक है जिस पर आज तक लॉ ही नहीं बना, अभी तक नहीं बना लॉ, और वो टॉपिक पे क्वेश्चन उठ गया कोर्ट के अंदर। ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है। एक जजमेंट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट जो लड़कियों के साथ होती है वर्क प्लेस में, उस पर क्वेश्चन उठा। ठीक है। आई डू नॉट एंटरटेन एनी क्वेश्चन जहां पूछोगे लड़कों के साथ जो हो रही है उसका क्या, मैं एंटरटेन नहीं करती ऐसे क्वेश्चन, कोर्ट से पूछो। तो लड़कियों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो रही थी, उस पर क्वेश्चन उठा कि लड़कियों के साथ ये तो गलत हो रहा है, पर इस पे कोई लॉ ही नहीं है, लॉ नहीं है तो गलत हो जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहां पर अगर हमने कुछ नहीं करा तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस करने की, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई विशाखा गाइडलाइंस के नाम से, कि ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है टू इंश्योर कि लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हो वर्क प्लेस में।
और अगर ऐसा कोई और केस आया, जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देता, तब तक ऐसा कोई और केस आया तो यही गाइडलाइंस हम फॉलो करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो 13 साल लगे थे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ बनने में। फॉर 13 ईयर्स विशाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपका केसेस डिसाइड हो रहे थे। तो दिस इज द पावर ऑफ आर्टिकल 142, कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्योंकि हम इंडिया के अंदर कोर्ट को देखते हैं किसी मंदिर की तरह, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, न्याय का मंदिर है, न्यायालय है, ठीक है, न्याय का मंदिर है, और जज को हम देखते हैं भगवान की तरह। कोई भी बंदा जब कोर्ट जाता है, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने करा है क्राइम, कोई भी विक्टिम अगर कोर्ट जाता है तो उसके लिए वो कोर्ट में बैठा हुआ जज भगवान की तरह है कि ये मुझे जस्टिस देगा, न्याय देगा। तो सिंपली बिकॉज कोई लॉ नहीं बना किसी टॉपिक पे, इस रीजन से जस्टिस ना हो, ये कितना गलत होगा किसी के साथ, राइट। तो उस चीज को रेमेडी करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इतना प्रोग्रेसिव है, जहां पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इतना दिमाग लगा के, इतना सोच समझकर एक ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि उन्होंने बहुत दूर की सोची है कि आज की जो प्रॉब्लम है उसके लिए तो हमने प्रोविजन बना दी, पर कल को भी तो आ सकती है कोई नई प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने पहले से ही प्रोविजंस बना रखे हैं, अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर बनाया है, कंप्लीट जस्टिस करने का यहाँ पर आपको जो है राइट दिया है। तो ये सारी चीजें, इस चीज को दिमाग में ध्यान में रख के बनाई गई है कि कल की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना किसी को अलाउड नहीं है, कोई लॉ बना के मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है।